डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के साधन, पार्ट 7। पार्ट 7 के तक हमने देखा अभी 6 पार्ट में कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक साधन, जिसके अंतर्गत धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य प्रमुख हैं। जिसके अंतर्गत आज अपन करेंगे कि पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ की रचना है ये चंद्रवरदाई ने की थी और इसमें चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड के बारे में उल्लेख किया गया है। पृथ्वीराज थर्ड का ये प्रमुख दरबारी कवि था, उसका मित्र था। तो ये एक समकालीन रचना है जो अपने शासक के बारे में संपूर्ण विवरण देती है। पृथ्वीराज के जन्म से लेकर और मृत्यु तक का वर्णन इस रचना में हमें मिल जाता है। इस रचना से उस समय तुर्कों के भारत पर आक्रमण और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच संघर्ष के बारे में उल्लेख मिल जाता है। तराइन के दोनों युद्ध जो हुए 1191 और 1192 के दोनों युद्धों के बारे में वर्णन मिल जाता है, क्योंकि चंद्रवरदाई स्वयं इन युद्धों में उपस्थित था। तो पृथ्वीराज की प्रथम युद्ध में विजय और सेकंड युद्ध में उसकी पराजय आदि का वर्णन भी इस रचना से मिल जाता है। तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है ये हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उसकी विजयों के बारे में, उसकी उपलब्धि के बारे में, उसका अंतिम हिंदू सम्राट के बारे में, उसके दरबारी कवियों के बारे में संपूर्ण विवरण देता ही है। और साथ में भारत की उस समय की स्थिति के बारे में भी विवरण देता है कि समाज की क्या स्थितियाँ थी, अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, चौहान शासन किस प्रकार संचालित था, वहाँ किन किन प्रदेशों पर उसका अधिकार था। ये सारी विवरण जो है कि वो हमें चंद्रवरदाई की इस रचना से मिल जाती है। तो ये भी रचना पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण रचना है और इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हम देखें तो विदेशी यात्रियों के विवरण भी प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये विदेशी यात्री समय समय पर भारत में आते रहे हैं प्राचीन काल से ही, और इनके विवरण का जो प्रमुख जो महत्व वो है कि इन्होंने तिथि क्रम के अनुसार, अर्थात कौन सी घटना किस सन में घटित हुई, इसका विवरण हमें दिया है। इसके अलावा एक क्रमबद्ध अध्ययन हमें प्राप्त हो जाता है और इसके अतिरिक्त जहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म जो कि धार्मिक साहित्य हैं और धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, वहाँ कई घटनाओं के बारे में वो मौन हो जाता है। उन सब की जानकारी ये विदेशी यात्री हमें दे जाते हैं। तो प्राचीन काल से ही हम देखें तो विभिन्न उद्देश्यों को लेकर, जैसे धन प्राप्ति, धर्म के बारे में जानकारी के लिए या भ्रमण आदि सभी उद्देश्यों के लिए ये विदेशी यात्री भारत में आते रहे हैं। और इन यात्रियों में हम देखें तो उन यात्रियों में प्रमुख हैं यूनानी यात्री, चीनी यात्री, मुस्लिम यात्री आदि यात्री प्राचीन काल में आए हैं। और भारत का जिन जिन देशों के साथ संपर्क रहा है उन देशों के से विदेशी यात्री भारत में आए, चाहे वो व्यापारी के रूप में आए हों या भारत में जो बौद्ध धर्म था उसको जानकारी के प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध स्थानों की यात्रा करने के लिए, पांडुलिपियों की अध्ययन करने के लिए और उन स्थानों को देखने के लिए आए हों। तो कारण कुछ भी रहा हो, तो इन विदेशी यात्रियों ने भारत में आने के बाद इन्होंने भारतीय इतिहास के ऊपर भी अपने अध्ययनों में लिखा है। इन अध्ययनों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो यूनानी यात्रियों में हम देखें तो सबसे प्रारंभिक काल में ये आने वाले यात्री थे और इन यात्रियों में जब भारत पर सिकंदर महान ने आक्रमण किया तो सिकंदर की सेना के साथ अनेक यात्री और या उसके सेनापति ही जिन्होंने कि भारत के बारे में विवरण दिया है वो उसके साथ आए। इसके अलावा जब सिकंदर भारत से चला गया तो उसके बाद भी हम देखें यूनानी यात्री भारत में आते रहे हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब उसका यूनान के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे, सेलूकस के साथ संधि हो गई थी, तो उस संधि के फलस्वरूप मेगस्थनीज भारत में आया और उसने भारत में महत्वपूर्ण रचना अपनी लिखी
लिखी। तो इस प्रकार से यूनानियों के साथ भारत का संपर्क प्राचीन काल से रहा है और उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत के और भारत की भूगोल के बारे में, राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इन विदेशी यात्रियों की जो प्रमुख कठिनाई थी वो कठिनाई थी कि उन्हें भाषा की जानकारी नहीं थी। प्राचीन काल में भाषा संस्कृत भाषा थी जिसको कि समझना आसान नहीं था। ये इन विदेशी यात्रियों की प्रमुख कमी रही है। तो उन्होंने लोगों से पूछकर और अपने उसको समझकर उनके बारे में विवरण लिखा है। इसके अलावा दूसरी कमी हम देखें तो ये विदेशी यात्री बहुत कम समय के लिए भारत में रहे। तो इतने कम समय में भारतीय प्रदेशों के बारे में जानकारी करना या भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देना, भारतीय समाज के बारे में, आश्रम व्यवस्था हम देखें, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि के बारे में जो विवरण उन्होंने दिया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि कम समय में भारत के समाज को समझना, जाति व्यवस्था को समझना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा हम देखें तो ये कुछ कमियों को हम छोड़ दें तो विदेशी जो विवरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दरबारी इतिहासकारों या कवियों से अधिक जानकारी दे जा रहे हैं। दूसरा, इन्हें प्राचीन कालीन राजाओं का कोई डर नहीं था। उन्होंने जो रचना लिखी अपने देश में जाकर रचना को लिखी है। कुछ उनके खुद के अपने नोट्स होते थे, इन नोट्सों का संकलन करके वो अपने देश में उसको ग्रंथ के रूप में वो लिखते थे। इस कारण से प्राचीन कालीन राजाओं का उन्हें डर नहीं था कि यदि वो राजाओं के विरुद्ध कुछ लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में राजा उन्हें दंडित कर देंगे। तो प्राचीन कालीन विदेशी यात्रियों का विवरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।